इस वीडियो में चलिए हम इस अणु सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि सोडियम आवर्त सारणी के पहले वर्ग यानी कि ग्रुप 1 का तत्व होता है और यह क्षार धातु यानी कि एल्कलाई मेटल होता है और इसके पास एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम इतना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं होता है क्योंकि यह इस आवर्त सारणी के बाएं पक्ष में है और हम जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति वैसे वैसे बढ़ती है जैसे जैसे हम इस आवर्त सारणी के शीर्ष दाईं ओर जाते हैं। ये वाले तत्व ज्यादातर इलेक्ट्रॉनों को हथियाना पसंद करते हैं यानी कि लेना पसंद करते हैं और जो ये वाले तत्व हैं ये इलेक्ट्रॉन देना ज्यादातर पसंद करते हैं। तो ये वाले तत्व तो विद्युत धनात्मक होते हैं यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ये वाले तत्व विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो सोडियम जिसके पास एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि यह अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे। आवर्त सारणी के दूसरे पक्ष में हमारे पास यह क्लोरीन है। यह वर्ग 7 का तत्व है यानी यह एक हैलोजन है और यह तो पूरी तरह यह चाहेगा कि किसी तरह एक इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण कर ले जिससे कि यह 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जादुई संख्या प्राप्त कर ले। तो यहां पर यह बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो अब हम यह कल्पना कर सकते हैं कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा। देखिए, यह क्लोरीन तो इस सोडियम का जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है उसे ग्रहण कर लेगा और यहां पर क्लोराइड ऋणायन बन जाएगा और यहां पर यह सोडियम धनायन बन जाएगा। देखिए, धनायन का मतलब तो होता है धनात्मक आयन और ऋणायन का मतलब होता है ऋणात्मक आयन। तो सोडियम आयन तो धनात्मक है और क्लोराइड यहां पर एक ऋणात्मक आयन है। तो अब ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और यहां पर एक आयनिक बंध का निर्माण कर रहे हैं। तो यह तो यहां पर एक आयनिक बंध है। अब आइए एक ऐसे उदाहरण की बात करते हैं जो कि आयनिक न हो, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह एक परमाणु से दूसरे परमाणु द्वारा ग्रहण न किए जा रहे हों, बल्कि वहां पर इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन यानी कि शेयरिंग हो रही हो। तो इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है जल यानी कि H2O। ध्यान दीजिए, जल के प्रत्येक अणु में एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजनों के द्वारा बंधित होता है और ये दोनों बंध सह संयोजक बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इनमें से प्रत्येक बंध के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म होता है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य सहभाजित होता है। इसी तरह यहां पर यह भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य सहभाजित है। लेकिन अब हम यहां पर एक और चीज जानते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से समान सहभाजन नहीं हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि हम आवर्त सारणी में देख पा रहे हैं कि यहां पर यह जो ऑक्सीजन है यह इस हाइड्रोजन की तुलना में बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक है। अब इसकी वजह से इन दोनों बंधों के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन के पास ज्यादा समय व्यतीत करेंगे और हम यह पहले देख चुके हैं। इसकी वजह से जल के इस अणु के ऑक्सीजन सिरे पर हमारे पास आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। तो यह जो डेल्टा है यह एक ग्रीक अक्षर है और हमने इसके उपयोग से यहां पर आंशिक ऋणावेश को दर्शाया है और उसके बाद जो हाइड्रोजन सिरे हैं वहां पर हमारे पास आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब ये यहां तक की पूरी असलियत है जो मैंने आपको बता दी है, लेकिन जैसा कि हम आगे आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे, कई बार जैसे हमने यहां पर ये आंशिक रूप की बात की है वैसी बात करना थोड़ा असुविधाजनक हो जाता है। तो अब मैं आपको आधारभूत रूप से एक बौद्धिक उपकरण से परिचित करवाने जा रहा हूं और यह बस एक तरीका है यानी कि कन्वेंशन है जिसका इजाद रसायनविदों ने किया है ताकि हम कई अभिक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएं और सोच सकें कि कोई अभिक्रिया किस तरह से कैसे हो सकती है। अब देखिए, जिस बौद्धिक उपकरण यानी कि इंटेलेक्चुअल टूल की मैं यहां पर बात कर रहा हूं वह है ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट का विचार। अब आप सोचेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो देखिए, भले ही आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पर सह संयोजक बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और अब आप यह सोच सकते हैं
कि देखो मैं समझता हूं कि यहाँ पर आंशिक आवेश हैं यानी कि पार्शियल चार्जेस हैं और ये सहसंयोजक बंध है यानी इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर सहभाजित किया जा रहा है, लेकिन मुझे ये आंशिक चीजें पसंद नहीं हैं। मैं बस काल्पनिक रूप से मानना चाहता हूं क्या हो अगर ये आयनिक बंध हो यानी कि आयनिक बॉन्ड्स हों। तो अब आप कहेंगे कि अगर ये आयनिक बंध होते तो ऑक्सीजन इन बंधों से इलेक्ट्रॉनों को छीन लेती, तो ऑक्सीजन पर पूरी तरह ऋणात्मक आवेश आ जाता यानी ऋणात्मक 2 आवेश यहाँ पर आ जाता, और इसी तरह यहाँ पर प्रत्येक हाइड्रोजन पर पूरी तरह से धनावेश आ जाता। तो अगर हम जल अणु यानी कि H2O में परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखें तो आइए अब इसे लिख लेते हैं। यहां पर देखिए जो H2O है उसमें अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं तो वह ऋणात्मक 2 है और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक 1 है। और ध्यान दें यह पूरा अणु तो उदासीन है यानी कि न्यूट्रल है और ये अवस्थाएं एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं यानी कि संतुलित कर देती हैं। तो देखिए +1 और +1 मिलाकर +2 आ जाएगा और +2 और -2 ये आपस में निरस्त हो जाएंगे। अब यहां पर एक बात का ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह -2 है, लेकिन मैंने तो यहां पर ऋणात्मक चिन्ह को बाद में लिखा है। अगर मैं +1 को ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में लिखना चाहूं तो मैं इसे 1 के बाद प्लस लिखकर दर्शाऊंगा। हालांकि आप यह मान सकते हैं कि अगर कोई सिर्फ धनात्मक चिन्ह लिखता है तो भी इसका वही मतलब होता है, और यह बस एक लिखने का तरीका है। जब हम वास्तव में आयनिक आवेश या ऑक्सीकरण अवस्था लिख रहे होते हैं तब हम माइनस चिन्ह को संख्या के बाद में लिखते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था कुछ नहीं है बल्कि एक काल्पनिक आयनिक आवेश ही होती है। अगर आपको वास्तव में मानना पड़े कि ये सहसंयोजक बंध नहीं है बल्कि आयनिक बंध है, एक बार फिर मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि असलियत तो यही होती है, ये सहसंयोजक बंध ही हैं, ये आंशिक आवेश ही यहाँ पर हैं। ऑक्सीकरण अवस्था तो केवल एक बौद्धिक उपकरण है जो हमें कल्पना करने पर मजबूर करता है कि ये आयनिक बंध हैं। और अब आप यह कह सकते हैं कि यह तो कुछ हद तक अर्थपूर्ण भी लगता है। यह देखिए ऑक्सीजन से संबंधित है, इसीलिए शायद हम इसे ऑक्सीकरण अवस्था कह रहे हैं। और जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा था तो मैंने भी इसे कुछ ऐसे ही समझा था। तो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हर एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, तो ये तो साफ है कि हर हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। यानी इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ऑक्सीजन ने यही काम यहां पर किया है, ऑक्सीजन ने इससे यह आवेश छीन लिया है जिसकी वजह से यह ऑक्सीकृत हो जाता है। अब ऑक्सीजन के दूसरे ओर की अभिक्रिया होती है अपचयन यानी कि रिडक्शन, और अपचयन शब्द का मतलब होता है यहां पर ऑक्सीजन का आवेश कम हो जाना। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का यहां पर अपचयन हुआ है और यह हाइड्रोजन के कारण हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजनों के कारण अपचयित हो जाता है। तो यहां आपको यह कहने की अब इच्छा हो सकती है कि ठीक है, इसमें तो ऑक्सीजन शामिल होना जरूरी है क्योंकि यह शब्द ऑक्सी यहां पर आ रहा है यानी यह इससे शुरू होता है, पर ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि हमारे पास एक जलीय विलयन है यानी कि एक्वस सॉल्यूशन है और इसमें इस तरह से यह हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है। यहां एक हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है और इन दोनों के मध्य इस तरह से एक सहसंयोजक बंध है। अब जैसा कि हमने जल की स्थिति में भी बात की थी, हम जानते हैं कि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों में से एक है। तो अब यहां पर क्या होगा, इस सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों को फ्लोरीन अपनी ओर खींचेगा, तो यहां पर फ्लोरीन पर तो आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब अगर हम इसे ऑक्सीकरण अवस्था की दृष्टि से देखें तो हम कहेंगे कि यहां पर अगर यह मान लिया जाए कि यह एक आयनिक बंध है और सहसंयोजक बंध नहीं है, तो जरा सोचिए कि अब इन परमाणुओं पर आवेश क्या होंगे। हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन खो देगा और उस पर पूरा धनावेश आ जाएगा और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और फ्लोरीन पर पूरा ऋणावेश आ जाएगा।
और यह बस एक कल्पना है। असलियत यह है कि ये आंशिक आवेश ही यहाँ पर ही रहने वाले हैं, क्योंकि यह एक सहसंयोजक बंध है। लेकिन उस काल्पनिक स्थिति में हाइड्रोजन पर पूरा +1 आवेश होगा और फ्लोरीन पर पूर्ण रूप से -1 आवेश होगा। तो हम कहेंगे कि इस अणु में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था तो +1 है और यहाँ पर फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। और हम यह भी कहेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो जाता है और फ्लोरीन यहाँ पर अपचयित हो जाता है। फ्लोरीन का अपचयन इसलिए हुआ है क्योंकि इसका जो काल्पनिक आयनिक आवेश है वह कम हो जाता है। अब आपके दिमाग में यह चीज जरूर आ सकती है कि हम यहाँ पर ऑक्सीकरण का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन असल में यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई व्यक्ति आता है और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आपको कहता है कि वह व्यक्ति तो राहुल बन गया है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति असल में राहुल जैसा दिखने लग गया है या असल में वह राहुल बन गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति ने वैसा ही कुछ किया है जो राहुल करता था। मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने किसी के पैसे ले लिए और ऐसा कहा कि वह निवेश करेगा, लेकिन उसने किसी फर्जी स्कीम में वह पैसे लगा दिए। चाहे अब वह व्यक्ति राहुल ना हो, फिर भी हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति तो राहुल जैसा बन गया है। उसी तरह देखिए, यहाँ पर फ्लोरीन ने भी इस हाइड्रोजन के साथ वही किया है जो ऑक्सीजन आमतौर पर करता है, यानी फ्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया है। तो फ्लोरीन इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कर रहा है और यही इसे याद रखने का तरीका भी होता है। अगर किसी तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा होता है तो हम इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि उस तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन खो दिए जाते हैं। और यहां पर देखिए, यह फ्लोरीन भी ऑक्सीजन की भूमिका ही निभा रहा है। यानी कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, यह दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो फ्लोरीन भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। अब ऐसे और भी कई सारे याद रखने के तरीके हैं जिनसे हम ऑक्सीकरण और अपचयन कब हो रहे हैं ये याद रख सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से तरीके हैं, क्योंकि ये आपकी काफी मदद कर सकते हैं और इन्हें कई रसायन विज्ञान की कक्षाओं में पढ़ाया भी जाता है। तो सबसे पहला तरीका है, लियो नाम का एक शेर कहता है गर, या लियो नाम का शेर आवाज निकालता है गर की। तो अब ये किस प्रकार महत्वपूर्ण है, चलिए मैं आपको बताता हूं। लियो का मतलब हो गया लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन खोने का मतलब है ऑक्सीकरण होना। और गर का मतलब है गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। तो इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं कि ऑक्सीकरण कब होता है और अपचयन कब होता है। अब इसी तरह का एक और तरीका है ऑयल रिग। तो ऑयल रिग का मतलब भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, ऑक्सीडेशन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, यह तो ऑयल का मतलब हो गया, यानी ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का खोना, यानी इलेक्ट्रॉनों को त्यागना। और रिग का मतलब हो गया रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ये दोनों कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम आसानी से याद रख सकते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन कब होते हैं।